यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2018 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रथम प्रश्न पत्र सेट 10 है। ठीक है, अध्यायवार व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से उन कथनों की पहचान कीजिए जिन्हें शोध साक्ष्यों से समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों के रूप में माना जाता है। इसका है ऑप्शन में आएगा, इसका व्याख्या सहित में आएगा। बी में क्या है, BCEF। ठीक है, इसमें ये व्याख्या सहित में आएगा। शोध साक्ष्यों से समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों को निम्न कथनों के रूप में माना जाता है। सी है, शिक्षक की प्रस्तुति किस सीमा तक असंदिग्ध है, इससे संबंधित स्पष्टता। फिर ई, अनुदेशनात्मक विविधता, जिससे तात्पर्य है कि शिक्षक की प्रस्तुति में प्रसारण एवं लचीलापन। फिर एफ, विद्यार्थी सफलता दर, जिसका तात्पर्य है विद्यार्थी किस गति से अवबोध करते हैं तथा अभ्यासों को सही ढंग से पूरा कर लेते हैं। फिर इसमें आएगा सेकंड में आएगा, नीचे विभिन्न शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त निर्माणात्मक तथा संकल्पनात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की लक्षणात्मक विशेषता दी गई है। इसका आएगा ऑप्शन में आएगा, इसका व्याख्या सहित आएगा। डी में आएगा BDF। डी है, निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत प्रक्रिया के दौरान उसका मूल्यांकन किया जाता है, जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन के तहत प्रक्रिया के समाप्ति के बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई और उस कमी को जानकर सुधार किया जाता है। शिक्षा अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की लक्षणात्मक विशेषताएं निम्न है। बी है, इसका उपयोग क्षमता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि में किया जाता है। यह शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता पर आधारित है। फिर थर्ड में आएगा, नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय फर्स्ट में शिक्षण सामर्थ्य दिए गए हैं तथा समुच्चय सेकंड में वे विशिष्ट सामर्थ्य दिए गए हैं जो शिक्षक को प्रभावी बनाते हैं। इन समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर दीजिए। इसके है व्याख्या सहित। ए में है, उसके व्याख्या सहित आ जाएगा, व्याख्या समित में आएगा। फर्स्ट, इसमें समुच्चय फर्स्ट शिक्षण सामर्थ्य का क्षेत्र, समुच्चय सेकंड विशिष्ट सामर्थ्य। फर्स्ट है व्यक्तित्व तथा अभिवृत्ति संबंधित सामर्थ्य। फिर है इसका फोर्थ, आत्म सामर्थ्य एवं नियंत्रण की स्थिति। फिर सेकंड, व्यवहार परक सामर्थ्य, इसका आएगा शिक्षण एवं प्रबंधन। फिर विषय परक सामर्थ्य, इसका आएगा विषय तथा सामान्य ज्ञान। शैली संबंधी सामर्थ्य, इसका आएगा तिक्ता तथा नम्यता। फिर फोर्थ आएगा शिक्षण अधिगम व्यवस्था की किस प्रकारता में समीक्षात्मक तथा सृजनात्मकता आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश है। इसका फोर्थ आएगा डी में आएगा इसकी शिक्षक विद्यार्थी एवं विषय वस्तु तीनों को समाहित करने वाली संवाद परक प्रस्तुतियों के उपयोग से शिक्षण अधिगम व्यवस्था में समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश होती है। शिक्षक विद्यार्थी विषय वस्तु तीनों ही शिक्षण अधिगम व्यवस्था के तीन आधारभूत स्तंभ है और तीनों जब आपस में अंतर संबंधित होकर समन्वित रूप से कार्य करते हैं तो शिक्षण की प्रभावकारिता और भी बढ़ जाती है। फिफ्थ नंबर, नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कूट का चयन कर अपना उत्तर दीजिए। इसका आएगा व्याख्या सहित आएगा। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति करे। शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। फर्स्ट है शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग। शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, शिक्षक के वार
तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल। शोध अभिवृत्ति, इसमें आएगा नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय फर्स्ट में शोध के प्रकार तथा समुच्चय सेकंड में उनके स्वरूप तथा विशेषताएं प्रदत्त है। इन दो समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का चयन कीजिए। इसमें आएगा व्याख्या सहित में समुच्चय फर्स्ट शोध के प्रकार और समुच्चय सेकंड शोध के स्वरूप तथा विशेषताएं। प्रायोगिक शोध, इसका आएगा बाह्य चरों को नियंत्रण में रखते हुए निराश्रित चर में शोधकर्ता द्वारा हेरफेर लाकर आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण करना। कार्योत्तर शोध, यह पक्षवर्ती विश्लेषण द्वारा कार्य के तथ्यों तक पहुंचना। फिर सहभागी परीक्षण आधारित शोध, इसमें आएगा सेकंड अन्य व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य को साझा करते हुए यथार्थ की अभिगम्यता पर बल देना। फिर फोर्थ जमीनी सिद्धांत उपगम आधारित शोध, यह परीक्षण के क्रम में सामान्य क्रम पूर्व रूप में न होकर पश्चिम रूप में निर्मित होते हैं। फिर का सेवंथ का निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम दर्शाता है। इसका जाएगा व्याख्या सही आंसर इसमें है सी में आएगा क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक कार्यों में सुधार लाने, मूल्यांकन करने और अपने कर्तव्य का पालन करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। क्रियात्मक अनुसंधान दैनिक एवं शैक्षिक क्रियाकलापों में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थी स्थानीय स्तर की दैनिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, परंतु क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों या निष्कर्षों का सामान्यकरण नहीं किया जा सकता। क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम निम्न है। योजना बनाओ, करो और देखो, सोचो। फिर 8 नंबर में आएगा। 8 नंबर में शोध की किस अवस्था में आचार संहिता का मुद्दा प्रासंगिक है। इसकी व्याख्या में आएगा सी में आएगा आधार सामग्री का संकलन, आधार सामग्री का विश्लेषण तथा शोध परिणामों निष्कर्षों की प्रस्तुति की अवस्था में आचार संहिता या नैतिकता का मुद्दा प्रासंगिक होता है। अनुसंधान कार्य का उद्देश्य नवीन ज्ञान का सर्जन करके मानव कल्याण करना होने के बावजूद भी अनुसंधानकर्ताओं को दैनिक मानदंडों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर 9th में आएगा निम्नलिखित में से किस में लक्षित उद्देश्य संबंधी विशिष्टीकरण को अनिवार्य समझा जाएगा। डी का आएगा कार्यशाला में लक्षित उद्देश्य संबंधित विशिष्टीकरण को अनिवार्य समझा जाता है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है, जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान एवं अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। साधारणतः कार्यशाला 3 दिन से 10 दिन तक की होती है। फिर इसमें आएगा 10 नंबर निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में नैसर्गिक परिवेशों तथा अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं पर बल लिया जाता है। इसका आएगा सी में आएगा व्यष्टि अध्ययन पद्धति। व्यष्टि अध्ययन सामाजिक वास्तविकता को जानने के लिए पदार्थों के संगठन विश्लेषण तथा प्रस्तुतिकरण का एक ढंग है। अध्ययन के क्षेत्र में सीमित होने के कारण इस प्रकार के अनुसंधानों में सूक्ष्मता तथा गहराई से संबंधित इकाई के व्यवहार प्रतिमानों व उसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत गुणात्मक अध्ययन है। उसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत गुणात्मक अध्ययन करना संभव होता है। बोध में आएगा। ये पैसेज पढ़कर इसका आंसर देना, ठीक है। इसके निम्नलिखित अध्ययन को सावधानी पूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के उत्तर दीजिए। इसमें आएगा फर्स्ट 11 नंबर में आएगा। 11 नंबर में स्व साधक हित से परे जाने में एडम स्मिथ की टिप्पणी। बी में आएगा न्याय और जन भावना जैसी अभिप्रेरणा। स्व साधक हित से परे जाने में न्याय और जन भावना जैसी अभिप्रेरणाओं पर एडम स्मिथ ने टिप्पणी की है। एडम स्मिथ ने कहा कि हमारी अभिप्रेरणाओं में एक ऐसी विविधता होती है जो हमें अपने निजी हित साधन की दृष्टि से एक
प्रयास से परे ले जाती है। फिर 12 नंबर का आएगा अनेक लेखकों के मतानुसार स्वयं अपने लक्ष्य साधनों के लिए प्रयास करना है। इसका आएगा सी में आएगा उदारवादी। फिर अनेक लेखकों के मतानुसार स्वयं अपने लक्ष्य साधने के लिए प्रयास करना उदारवादिता है। जैसा कि स्मिथ ने कहा है कि इनमें से कुछ अभिप्रेरणाएं जैसे मानवता, न्याय, उदारता और जन भावना समाज के लिए अत्यधिक उत्पादक भी हो सकती है। फिर इसमें आएगा 13 नंबर में आएगा गद्यांश के अनुसार आचरण के सुसंस्कृत नियम आवश्यक हैं। ऑप्शन सी आएगा अन्य व्यक्तियों के प्रति न्याय संगत होने के लिए गद्यांश के अनुसार आचरण के सुसंस्कृत नियम अन्य व्यक्तियों के प्रति न्याय संगत होने के लिए आवश्यक होता है। हम आचरण के उन सुसंस्कृत नियमों के अनुसरण की दिशा में अपने तरीके के कारण बता सकते हैं जिन्हें हम अन्य के प्रति भी न्याय संगत मानते हैं। फिर 14 नंबर में आएगा व्यक्ति के लक्ष्यों के एक निष्ठ प्रयास में क्या अवरोध हो सकता है। फिर इसमें है आचरण के सुसंगत नियमों के प्रति आदर व्यक्ति के लक्ष्यों के एक निष्ठ प्रयास में अवरोध हो सकता है। आचरण के सुसंस्कृत नियमों के अनुसरण के प्रति न्याय संगत प्रवृत्ति हमारे अपने लक्ष्यों के एक निष्ठ प्रयास की विलक्षण प्रबलता को अवरोध कर सकती है। 15 गद्यांश से प्राप्त नैतिक सीख है। ए अन्य व्यक्तियों की सहायता के लिए पहल। फिर गद्यांश से प्राप्त नैतिक सीख यह है कि अन्य व्यक्ति की सहायता के लिए पहल करनी चाहिए। हमें अपने बड़ों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके हित के बारे में प्रयास करने में सहायता के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। संप्रेषण, ये छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संप्रेषण के लिए शिक्षकों को किसका उपयोग करना चाहिए, ये आ जाएगा। यह प्रभावी संप्रेषण कौशल में शिक्षक को प्रवीण होना चाहिए। ऐसा होने से शिक्षार्थी तक ज्ञान आसानी से पहुंच जाता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक को भाषा शुद्धता, संक्षिप्तता तथा तार्किक क्रम में विषय के प्रस्तुतिकरण की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रभावी ढंग से संप्रेषण के लिए शिक्षकों को निम्न का उपयोग करना चाहिए। निकटता परक रणनीतियाँ। फिर तत्कालिक व्यवहार, परिहास। फिर कक्षा में अशाब्दिक व्यवहार के आंतरिक संकेत किसके निदान में सहायता करते हैं। ये इसका यह अंतर व्यक्तित्व गतिशीलता इसमें आ जाएगा। व्याख्या में आएगा जब संदेश शब्दों के अतिरिक्त चिन्हों, लक्षणों अथवा संकेतों तथा सूचित चिन्हों के द्वारा संचारित हो तो उसको अशाब्दिक संचार कहते हैं। कक्षा में अशाब्दिक व्यवहार के आंतरिक संकेतन अंतर व्यक्तिगत गतिशीलता के निदान में सहायता करते हैं। फिर 18 नंबर में आएगा अभिकथन ए, विषय वस्तु को प्रासंगिक बनाना। कक्षागत संप्रेषण व्यवहार में नीति हित है। फिर तर्क आर में आएगा यह शिक्षकों का पर कार्य नहीं है कि वे विद्यार्थियों द्वारा प्रभावी अंतः क्रिया की दृष्टि से सूचना को व्यवस्थित करवाए। फिर इसमें आ जाएगा 18 नंबर का है सी में आएगा विषय वस्तु को प्रासंगिक बनाना। कक्षागत संप्रेषण व्यवहार में निहित है। यह अभिकथन ए पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के लिए अधिगम्य बनाना, जिससे वे सही ढंग से सीख सके। लेकिन तर्क आर गलत है, क्योंकि शिक्षक की ही यह जिम्मेदारी होती है कि वे सभी
सूचना को व्यवस्थित व सही ढंग से उपलब्ध कराए, जिससे विद्यार्थी अधिगम कर सकें और शिक्षण की प्रभाविता बनी रहे। फिर इसमें आएगा 52 में 19 में आएगा किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत संप्रेषण के चर होते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा डी में आएगा ए बी एक कूट संकेत। फिर बी में आएगा विसंकेतन। फिर इसमें आएगा इसमें है फिर आएगा डी में आएगा संचारण। व्याख्या में आएगा किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित संप्रेषण चर होते हैं: कूट संकेतन, विसंकेतन, संचारण। फिर है संप्रेषण प्रतिपुष्टि, संदेश प्राप्ति प्रतिपुष्टि। फिर प्रेषक यह संप्रेषण प्रक्रिया, संदेश माध्यम प्रतिपुष्टि। फिर 20 में आएगा अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है ऑप्शन ए है सूचना अर्जन तथा उसका परक्रमण। फिर इसमें आएगा एक का आएगा अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण सूचना अर्जन तथा उसका परक्रमण होता है। अधिगम से पहले हम उसकी विषय वस्तु तथा उसकी प्रक्रिया की जानकारी इकट्ठा करते हैं और इस सूचना के आधार पर हम अधिगम प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तैयारी के प्रथम चरण में विषय वस्तु की जानकारी ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है।